हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। गाइस, आज हम लोग जो क्लास 10th होम साइंस की एमसीक्यू वाली सीरीज़ कर रहे थे उसका आज लास्ट सेशन करेंगे। तो इस सेशन के बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हम लोग क्लास बाय क्लास डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला चैप्टर है हड्डियों की टूट और मूंछ। इसके पहले के सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड्डियों की टूट को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की टूट को क्या कहते हैं? मोच, अस्थि विस्थापन, अस्थिभंग। तो अस्थिभंग कहते हैं। अस्थिभंग में पेशियों में क्या होता है? अस्थिभंग में पेशियों में क्या हो जाता है? सूजन, अंग निष्क्रिय हो जाता है, दर्द होता है, ये सभी होते हैं। अगला है, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान से टूट जाती है तो अस्थिभंजन कहलाती है। कौन सा अस्थिभंजन कहलाएगा? बहुखंडी, कच्चा, संयुक्त, साधारण। तो जब एक से अधिक स्थानों से टूटेगी तो वो बहुखंडी अस्थिभंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। हंसुली की अस्थिभंग होने पर बांधेंगे, क्या बांधेंगे? देखते हैं। हंसुली की अस्थिभंग होने पर बांधेंगे, क्या बांधेंगे? सेंट जॉन झोली, लंबी रोलर पट्टी, पतली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो हंसुली की अस्थिभंग होने पर सेंट जॉन झोली बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उन अंगों के नाम बताइए जिनमें हड्डी टूटने पर खपच्चियाँ नहीं बांधी जाती हैं। तो जिनमें नहीं बांधी जाएंगी वो कौन से अंग होंगे? खोपड़ी व पसलियाँ, टांग व अग्रबाहु, जांग व कूल्हा, ये सभी। तो खोपड़ी व पसलियाँ होती हैं जिनमें जो होती खपच्चियाँ नहीं बांधी जाती हैं। मोच की पहचान कौन सा है? पीड़ा व दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन होना, ये सभी। तो ये सभी मोच के लक्षण के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं, इतना आप समझ के रखिए। और इनमें से ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे और इन्हीं में से पूछे जाएंगे। डिटॉल का प्रयोग करेंगे, आयोडेक्स, सेवलॉन, कोल्ड क्रीम। तो आयोडेक्स का प्रयोग मोच आने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो किस तत्व के कारण होगी? लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन के कारण होती है। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती और ये मांसपेशियों की मजबूती, दोनों को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मांसपेशियों को पूछा गया और यहाँ पे हड्डी की मजबूती को पूछा गया। तो मांसपेशियों की जब बात होगी तो वहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा और जब हड्डी की बात होती है तो वहाँ पे कैल्शियम आ जाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद का चैप्टर है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्या होता है? तो इसके एमसीक्यू हम लोग समझते हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट हैं वो देखते हैं। आइए गाइस, पहला है, श्वसन अंग का प्रमुख भाग है। कौन सा भाग है? आमाशय, अग्न्याशय, फेफड़े, यकृत। तो फेफड़े क्या है? श्वसन अंग का प्रमुख भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? अभी था कि कौन सा है, अब है नहीं है। तो नहीं वाले पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। तो नाक, फेफड़े, यकृत, श्वास नली। तो क्या होगा इसमें से? यकृत क्या हो गया? श्वसन अंग का भाग नहीं है। बाकी सारे क्या है? श्वसन तंत्र के भाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? तो नहीं करता है। नाक, हाथ, फेफड़े, मुख। तो कौन सा अंग नहीं करेगा? हाथ क्या है? श्वसन में कोई सहायता नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? हाथ, फेफड़े, कान, पैर। तो फेफड़े क्या करते हैं? श्वसन में सहायता करते हैं। श्वसन की सामान्य दर है, श्वसन की सामान्य दर कितनी होती है? तो 4 से 10 बार प्रति मिनट, 8 से 12 बार प्रति मिनट, 15 से 20 बार प्रति मिनट और 25 से 30 बार प्रति मिनट। तो कितनी होती है? 15 से 20 बार प्रति मिनट क्या होती है? श्वसन की दर होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बात शुद्धिकरण की होगी, वो भी रक्त की। अथवा मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो तीनों में एक ही बात कह रहा है कि शुद्धिकरण, वो भी किसका? रक्त का। और कौन सा अंग करेगा? तो फेफड़े, यकृत, आमाशय, आंत। तो कौन करेगा? फेफड़े करते हैं। अगला है, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त क्या करेगी? वहन करती है। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी कौन सी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करती है, मतलब ले जाती है? तो दाएं हार्दिक
हार्दिकी धमनी, बाएं हार्दिकी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी और ग्रीवा धमनी। तो कौन सी होती है? फुफ्फुसीय धमनी होती है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ये ऐसी धमनी है जो धमनी होते हुए, आर्टरी होते हुए कौन सा रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 5। तो 2 क्या होते हैं? फेफड़े संख्या में होते हैं। और पसलियाँ कितनी होती हैं? तो पसलियाँ एक फेफड़े में 12 होती हैं और दूसरे में भी 12 होती हैं, तो दोनों मिला के 24 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो किस गैस के द्वारा होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो रक्त क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त कहलाता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं श्वसन तंत्र के माध्यम से और उसमें ऑक्सीजन को मिला देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला है, श्वसन क्रिया है क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक है, अनावश्यक है, इनमें से कोई नहीं। श्वसन क्या है? ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से होता है, या अनैच्छिक है बिना हमारी इच्छा के होता है, अनावश्यक है हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो श्वसन क्या है? अनैच्छिक है। हम चाहे ना चाहे श्वसन क्या है? होगा। और हम चाह के भी श्वसन को रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट चैप्टर है, घायल का स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। तो किसी घायल व्यक्ति का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? हस्त आसन के द्वारा। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, घायल के स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो कौन सा साधन सर्वोत्तम माना जाएगा? बैसाखी, हस्त आसन, स्ट्रेचर, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेचर क्या है? घायल के स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन है। स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? कब किया जाएगा? खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, घूमने के लिए। तो रोगी को ले जाने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरमैन्स लिफ्ट विधि कहलाती है, कौन सी कहलाएगी? गोद में उठाकर स्थानांतरण, सहारा देकर घायल व्यक्ति को ले जाना, कंधे पर उठाकर ले जाना, पीठ पर लाद कर ले जाना। तो जो कंधे पर उठाकर ले जाने की विधि होगी वो फायरमैन्स लिफ्ट विधि कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा गाइस। इसके बाद हम लोग करेंगे रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक देना तथा ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। चैप्टर नंबर है 20। इसको कर लेते हैं, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पंज विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्पंज विधि का दूसरा नाम क्या है? रुई, शुष्क स्नान, तकिया, पट्टी। तो शुष्क स्नान के नाम से क्या है? स्पंज विधि को जाना जाता है। स्पंज विधि का दूसरा नाम होता है शुष्क स्नान कराना। रोगी को स्पंज किस स्थान पर करना चाहिए? तो किस स्थान पर रोगी को स्पंज करना चाहिए? खुले स्थान पर, बरामदे में, बंद कमरे में, इनमें से कोई नहीं। तो बंद कमरे में क्या है? रोगी को स्पंज कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी जा रही है, केवल पूछने का तरीका जो है बदल दिया जा रहा है। तो भाप देकर स्पंज करना, टैल्कम पाउडर छिड़कना, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्पंज करना। स्नान ना करा सकने की दशा में क्या किया जाता है? सफाई का उचित तरीका स्पंज कराना होता है। गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र ज्वर में, तीव्र दर्द में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र दर्द में क्या है? गर्म सेक नहीं दी जाती है। तीव्र ज्वर में जो होती है गर्म सेक नहीं दी जाएगी। स्पंज करते समय भी गर्म सेक का कोई मतलब नहीं है। तो कब दी जाती है? तीव्र दर्द में, जब बहुत दर्द होता है तो उस समय गर्म सेक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाएगा? गर्म तर सेक में, गर्म शुष्क सेक में, गर्म गीली सेक में, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म पानी की जो बोतल होती है, हॉट वाटर बैग जो होता है, उससे सिकाई किस अवस्था में करी जाएगी? तो उस सिकाई को क्या नाम दिया गया है? गर्म शुष्क सेक नाम दिया गया है। तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाएगा गर्म शुष्क सेक देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उल्टिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दर्द को क्या करेगा? कम करने का काम पुलटिस करता है और पुलटिस लगाने का ये लाभ होता है।
अगला क्वेश्चन है रोगाणुनाशक पुलटिस होती है सरसों की, नीम पत्तों की, भूसी की, ये सभी। तो जो नीम के पत्तों की पुलटिस होती है वो रोगाणुनाशक होती है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक रक्तस्राव में कौन सी सेक दी जाएगी? ठंडी सेक, नमक के पानी से सेक करी जाएगी, गर्म सेक, ये सभी सेक दी जाएगी। तो कौन सी दी जाती है? ठंडी सेक दी जाती है आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है तो इसमें ठंडी सेक ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ़ की टोपी में नमक क्यों डालते हैं? बर्फ़ पिघलाने के लिए, बर्फ़ को घुलने से रोकने के लिए, बर्फ़ को गर्म रखने के लिए उपयुक्त सभी। तो बर्फ़ को घुलने से रोकने के लिए, मतलब पिघलने से रोकने के लिए क्या है? बर्फ़ की टोपी में नमक डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीव्र ज्वर में किया जाएगा, ठंड लगने पर, हड्डी टूटने पर, ये सभी। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग कि तीव्र ज्वर में क्या है? तीव्र ज्वर जो होता है तापमान को कम करने के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे नाड़ी, श्वास, गति तथा ताप का चार्ट बनाना। ये लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ है ये फिनिश हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो सब क्या वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आपको टॉपिक की वीडियो मिलेगी। आइए इसके क्वेश्चन भी एमसीक्यू वाले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तापमान लेना, रोगी की श्वास देखना, नाड़ी की गति लेना, ये सभी। तो नाड़ी की गति लेना क्या है? रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। परिचारिका का कर्तव्य होता है रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परिचारिका का कर्तव्य दोनों के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? श्वसन की दर, नाड़ी की गति, शरीर का तापमान, रुधिर का दाब। तो थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या है? होता है। ये सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें दिया हुआ है। कहीं कहीं पे 98 पॉइंट, कहीं कहीं पे कितना दिया होता है गाइस? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दिया होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और अगर सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस वाला सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है? कितना समय है शरीर का तापमान देखने का सबसे कम समय माना गया है? तो 1.5 से 2 मिनट का समय शरीर का तापमान देखने का सबसे अल्पतम समय माना गया है। नाड़ी दर का संबंध होता है, अथवा नाड़ी किसे कहते हैं? तो नाड़ी दर का संबंध किससे होता है? किससे नाड़ी दर का संबंध होता है? मानव हृदय के धड़कने से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से, इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय के धड़कने से नाड़ी का संबंध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होती है? 60 से 70, 72 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो 72 से 80 होती है एक स्वस्थ मनुष्य के नाड़ी की गति। अगला क्वेश्चन है एक समान स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो वो सामान्य थी, ये सामान्य स्त्री की पूछी गई है, केवल फीमेल की पूछी गई है। तो 77 से 85 क्या होती है? एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, बहुत बार आया है। 16 से 18 बार, 12 से 13, 11 से 12, 10 से 9। तो 16 से 18 बार क्या करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट में सांस लेता है, 16 से 18 बार लेता है। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़केगा? 72 बार। और 72 से 80। और हृदय गति का संबंध किससे होता है? नाड़ी गति से होता है। तो नाड़ी की गति भी इतनी ही मानी जाती है, 72 से 80। शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं स्केल द्वारा, रक्तचाप यंत्र के द्वारा, वजन मापक यंत्र के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। तो थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे, वो आंसर दे रखा है, ये गलत है। वजन मापक यंत्र, इसका कोई मतलब नहीं है इसके द्वारा। तो वजन को, वेट को मापा जाएगा। थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान नापने के किसका प्रयोग किया जाता है? तो शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान, अगर जहाँ तापमान की बात आएगी तो उसके लिए थर्मामीटर ही यूज़ होता है।
तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, यहीं पे हमारा जो MCQ सेशन है ये समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी क्लास में मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको क्लास बाय क्लास कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।